stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But देश स्वतंत्र हुआ था उस समय सनातनी विचारधारा के लोगों के हाथ में सत्ता आती तो हम पक्के तौर पर कह रहे हैं यहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि उनके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी पूर्व वो सब के सब हिंदू थे। यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्दिन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार डोनाल्ड ट्रंप और उनके चेले चपाटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई भी घेरने का मौका छोड़ नहीं रहे हैं और हालात ये हो चले हैं कि अब ऐसे लोग भारत को धमकाने लगे हैं कि क्या ही कहा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की चुप्पी भारत की जो चुप्पी है, केंद्र सरकार की जो चुप्पी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर नरेंद्र मोदी एंड सरकार के जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों हो जाते हैं, नतमस्तक क्यों नजर आते हैं। दोस्तों, ये बात मैं वीडियो की शुरुआत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ताजा बयान सामने आया। अमेरिका ने भारत पर 5 शर्तें रखी हैं। दोस्तों, 5। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत को ये करना होगा। ऐसे धमका रहा है अमेरिका जैसे कोई छोटा सा देश हो, कोई छोटा सा इलाका हो, उसको जैसे कोई नहीं धमकाता है, उस तरीके से भारत को धमकाया जा रहा है। जैसे इजराइल जो है फलस्तीन और गजा में हमास को धमका रहा है, उसी तरीके से अमेरिका उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में डोनाल्ड ट्रंप के चेले भारत को धमका रहे हैं। दोस्तों, बीते दिनों एक टेलीविजन चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप के चेले को उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक का एक बयान सामने आया और उन्होंने सरेआम टेलीविजन पर भारत के सामने 5 शर्तें रख दी और साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा नहीं किया और उनकी शर्तें भारत नहीं मानता है तो वह और कड़े कदम उठाएगा अमेरिका। क्या कुछ कहा है, ये आपकी स्क्रीन पर जरा एक ट्वीट है, ये देखिए। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो ट्वीट किया, वो वीडियो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा क्या कुछ कहा है। ट्वीट किया और इन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुना देता हूं। कहा कि रूसी तेल खरीदना बंद करो। उसके बाद कहा कि अमेरिका के साथ आपको आना पड़ेगा। जबरदस्ती हो गई कि नहीं, तो आपको आना ही पड़ेगा हमारे साथ, आपको ब्रिक्स की सदस्यता से वापस आना पड़ेगा, ब्रिक्स का सदस्य नहीं रहना पड़ेगा, आपको ब्रिक्स छोड़ना पड़ेगा और डॉलर के साथ खड़े रहना पड़ेगा। मजबूर किया जा रहा है। आप ये समझिए कि जैसे किसी को बंधक नहीं बना लो और फिर उसको मारते मारते पीटते पीटते कहो कि आपको यही करना है, ये नहीं करोगे तो हम आपको उठा के पटक देंगे, ये नहीं करोगे तो हम आपको मार देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही तो हो रहा है ना भारत के साथ। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की शर्तें रख रहा है तो यही है ना। और सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि अगर अमेरिका भारत पर शर्त लगा सकता है, धमकी दे सकता है, तो भारत क्यों सन्नाटा साधे हुए है? भारत के लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन्नाटा क्यों साधे हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी फौज को बिहार में उतार देते हैं, लेकिन उस फौज का एक सिपाही ये नहीं कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप धमका रहा है, आप उसको क्यों नहीं सवाल जवाब दे रहे हो? क्या कुछ कहा है दोस्तों लुटनिक ने, एक बार सुनिए जरा। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff, and let's see how. साफ तौर पर धमकाया, ये धमकी है, इसको धमकी माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में अंदर की राजनीति में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में गुत्थम गुत्था चल रहा है।
ये बात मैं पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उससे सटे बाराबंकी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये बात पता चल रही है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार में बन नहीं रही है। जिस तरीके से बीते दिनों एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, और उसके बाद जिस तरीके से एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे यह बात अब दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये सब कुछ जो एबीवीपी है वो दिल्ली के इशारे पर कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ता, एबीवीपी कौन? भारतीय जनता पार्टी का युवा संगठन, उसका युवा संगठन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है सड़कों पर उतर के, और कह रहा है कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये जरा वीडियो देखिए आप। डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी तुम होश में आओ, होश में आओ। हम बैठे तू आगे बढ़। इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि स्थिति दरअसल क्या बनी हुई है। दो वीडियो वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने शेयर किए अपने ट्विटर हैंडल से, यही नारे लगाते हुए उन्होंने बताया कि एक जगह देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लग रहे हैं और दूसरी जगह संजय प्रसाद के नाम का पोस्टर है। अवध के इतिहास को बगावत की आदत है और बगैर काकोरी लखनऊ की हर शिनाख्त अधूरी है। साफ तौर पर उन्होंने बता दिया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत शुरू हो चुकी है। कम से कम ये नारेबाजी, एबीवीपी की नारेबाजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यही बयां कर रही है। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप सभी को पता है कि किस तरीके से भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं, फसलें डूब गई हैं, मवेशी बहते हुए जा रहे हैं, लेकिन सरकार सन्नाटा साधे बैठी हुई है। अब इस पर तमाम सारे लोग जो है मोदी सरकार को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं, साफ तौर पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप अफगानिस्तान को आपदा के वक्त में मदद कर सकते हैं तो आपका पंजाब क्या पाकिस्तान में है जो आप पंजाब के लोगों की मदद नहीं करना चाह रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिए जरा आप। नरेंद्र मोदी भाई का 2 दिन पहले जो बयान आया है अफगानिस्तान के लिए, उसको राहत पैकेज देंगे, उसके साथ खड़े हैं। तो हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप बताइए। हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। आज 11 दिन हो गए हैं बारिश चलते हुए, फ्लड में लोग रो रहे हैं। हमारे डंगर हैं, जो हमारे भैंसे हैं, जो हमारे छोटे पशु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। लोगों को घर में रुक नहीं पा रहे हैं, खाना पा रहे हैं, और जो उनका हाथ पैर गल चुके हैं पानी से, तो वो नरेंद्र मोदी भाई को दिखते नहीं है। ये पंजाब की आवाम है, ये पंजाब की आम जनता है जो इस देश की सरकार से सवाल कर रही है कि सरकार कब जागेगी। अमित मिश्रा ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मोदी सरकार को दूसरे देशों की प्राकृतिक आपदाएं तो दिखती हैं, लेकिन देश के लिए हर मुसीबत में खड़े रहने वाले पंजाब पर आई प्राकृतिक आपदा उन्हें नजर नहीं आती। पंजाब की फसलें, पशुधन, घर, जाने सब बाढ़ के पानी में बह गईं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई राहत पैकेज घोषित नहीं किया है। दोस्तों, ये बात मोदी सरकार को लेकर के कही जा रही। उधर इस देश के वो मुसलमान जिनको गद्दार, जिनको पाकिस्तानी और जिनको पता नहीं क्या क्या कहा जाता, जिनके खिलाफ समाज में नफरत फैलाने का काम किया जाता है, वो क्या कर रहे हैं पंजाब में, ये आपको सोचना चाहिए। हरियाणा में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मुस्लिम्स 12 वफात पर अपनी सेविंग्स को बचा करके राहत कार्य में, बाढ़ के राहत कार्य में भिजवा रहे हैं। किस तरीके से मुसलमान, या यूं कह के पंजाब के जो मुसलमानों के बड़े लीडर्स, वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है मेवात से वीडियो आया है, ये दिल छू लेने वाला वीडियो है। कहा जान दे करके घर परिवार, घर खेत सब बेच करके हम मदद करेंगे, ये बात कही जा रही। सुनिए जरा। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे
यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको आपको तनहा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी हम इसको समझते हैं और इंशाअल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। और जगह जगह से मदद पहुंच रही है, तो जैसी छोटी मदद हमसे हो रही है हम भी इंशाअल्लाह अपनी मदद वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह, और आपके लिए दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। मेवाती सारी मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं आपके लिए। नरगिस बानो ने ये वीडियो जारी किया और इसमें लिखा, मेवात के मुसलमानों ने ऐलान किया अगर पंजाब को दोबारा बसाने और उनकी मदद के लिए हमें अपनी ज़मीनें और फसलें भी बेचनी पड़ेंगी तो हम अपनी ज़मीन बेचकर पंजाब वालों की मदद करेंगे। इस तरीके का काम मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है टीवी डिबेट से लेकर के राजनीतिक गलियारों में, ये सब देखा। एक नफरती डायरेक्टर है दोस्तों, वो आजकल उसकी फिल्म आने वाली है तो आजकल हर स्टूडियो में नफरती स्टूडियो में बैठा हुआ है। विवेक अग्निहोत्री की बात कर रहा हूँ। विवेक अग्निहोत्री नफरत फैलाने के लिए गया था अपनी फिल्म के लिए, वहाँ पर किस तरीके से एक्सपोज हुआ है, किस तरीके से जी न्यूज़ पर गया था और जी न्यूज़ का एक कार्यक्रम आया है कचहरी, गोदी चैनल है, और उसमें किस तरीके से उसको एक्सपोज किया गया वो भी आप देखिए, जरा ये हिस्सा देखिए वीडियो का। आप भारतीय हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं, आप पहले मुस्लिम हैं कि पहले आप क्या हैं? आप, मैं तो भारतीय हूँ। मैं भी भारतीय हूँ। आप भारतीय हैं? डाउट हो गया? आप भारतीय? शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। क्यों आप पूछ रहे हैं? नहीं, इसलिए आप है कौन? Who are you? कैसे आप पूछ सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं? कौन है आप? कितने अथॉरिटी दी आपको? आप कितने अथॉरिटी दी? नहीं, कितने अथॉरिटी दी? कैसे आप ये पूछ सकते हैं जज साहब कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, क्योंकि आप जो है, नहीं, क्यों आप क्या कह दिया मैंने? आपने गाली दी बैठ करके। इन्होंने आपसे पूछा कि आप पहले भारतीय या मुस्लिम। साफ तौर पर दोस्तों विवेक अग्निहोत्री को बुरी तरीके से लताड़ दिया गया। एक और खबर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले यह खबर देखिए। बिहार में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, उससे पहले कौन पकड़ा गया है मुंबई में। देखिए, मुंबई में 400 किलो आरडीएक्स से 34 जगह बम धमाकों की धमकी देने वाला अश्विनी कुमार सुप्रा नोएडा से गिरफ्तार हुआ है। सोच लीजिए, मुंबई को दहलाने की धमकी दी जा रही है और गिरफ्तार हो रहे हैं अश्विनी जी। अगर यहीं कोई मुसलमान होता तो अब तक इस देश के एक एक मुसलमान को आतंकवादी करार दे दिया जाता, सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगता, भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू, दंगाई मानसिकता के लोग अब तक सड़कों पर उतर आते, लेकिन ऐसा नहीं है। इस खबर पर सुई पटक सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब आप सोच लीजिए कि किस तरीके से दोहरा रवैया यहां पर काम करता है। उधर मुसलमानों के खिलाफ कैसी नफरत फैलाई गई, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि भारत में कोई मुसलमान है ही नहीं, उनके पहले की पीढ़ियां सब के सब हिंदू थे। ये बात उत्तर प्रदेश में एक संत सम्मेलन के दौरान कही गई। संत सम्मेलन में मशहूर नफरती धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद था। क्या कुछ कहा गया है, एक बार सुनिए जरा। देश स्वतंत्र हुआ था उस समय सनातनी विचारधारा के लोगों के हाथ में सत्ता आती तो हम पक्के तौर पर कह रहे हैं यहां कोई मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि उनके 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी पूर्व वो सब के सब हिंदू थे। यहां कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद बहुसंख्यक हिंदू इस देश में 2 नंबर का नागरिक हो गया। यदि समान नागरिकता ही महाराज जी होती तो जितने मुसलमान थे वो सब पुनः अपने घर वापसी हो गई होती। ये वीडियो मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने शेयर किया है। दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें यह दावा किया गया कि गाय को पालने वाले और गाय को खाने वाले कभी भाई नहीं हो सकते। यानी साफ तौर पर नफरत को बढ़ावा देने वाले इस तरीके का कार्यक्रम, साधु संतों के वेश में तमाम सारे नफरती किस तरीके से समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं, इन तस्वीरों से आप देखिए जरा ये वीडियो। अपने लाभ के लिए और कोई काम नहीं, कैसे ऐसे ही चादर और फादर के लोग सनातन के पीछे पूज्य महाराज जी पड़े हुए हैं। आए दिन लव जिहाद, आए दिन धर्मांतरण, उस पर कोई संवाद नहीं करता, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जाति पे गर्व करो, अहंकार करो कि हम इस जाति के हैं, लेकिन एक दूसरे से जब आप
गाय खाने वाले को भाई बना लेते हो, वो तो अपना भाई। तो दोस्तों लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। उधर एक और मामला सामने आया तेलंगाना से दोस्तों। तेलंगाना के सांगारेड्डी में नारे लगे, जेल का ताला टूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। मस्जिद के सामने इस तरीके के नारे लगे हैं क्योंकि टी राजा सिंह द्वारा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी के मामले में जेल से रिहाई के बाद इस तरीके से मस्जिद के पास डीजे बजा करके, गाना चला करके और इस तरीके के नारे चलाए गए। गणेश चल समारोह के दौरान इस तरीके से कांड किया गया। यानी कि आप सोचिए कि अगर इस पर कोई भी मुसलमान ज़रा सा भी प्रतिकार कर देता, ज़रा सा भी विरोध कर देता तो क्या हालत होती, दंगे हो जाते। और यही ये चाहते हैं। अभी के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।